मैं पीस मेकर हूं। ईरान को मैं 2 सप्ताह का समय देता हूं। ईरान हमसे बात करना चाहता है। ईरान के लिए 2 सप्ताह मैक्सिमम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह ताजा बयान है। आप जरा उस ट्रंप को याद कीजिए जो रोज ईरान को धमकी दे रहे थे, तेहरान को तुरंत खाली कराने की चेतावनी दे रहे थे, ईरान के आसमान पर कब्जे का ऐलान कर रहे थे, खामेनेई को अनकंडीशनल सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे रहे थे, यहां तक कि इनडायरेक्टली ही सही लेकिन खामेनेई को मारने तक की बात कर चुके थे। और अब ईरान पर बम गिराने के फैसले को विराम देकर 2 हफ्ते का ब्रेक लेने वाले ट्रंप के बारे में सोचिए। 2 हफ्ते पहले की तुलना में काफी शांत पड़ गए ट्रंप के बारे में सोचिए। जो ट्रंप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ईरान को सबक सिखाने का सख्त अल्टीमेटम दे रहे थे, वो ट्रंप 48 घंटे से अपने तेवर को ढीला करके क्यों बैठे हैं? आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि कभी टफ फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक पीस मेकर हूं। ट्रंप के रवैये में इस बदलाव की वजह क्या है? क्या सीधे जंग में उलझने की बजाय टाइम बाय करना चाहते हैं? पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है क्या? बड़बोले ट्रंप अचानक सॉफ्ट स्टेटमेंट कैसे देने लगे? ये एक ऐसी मिस्ट्री है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया भर के एक्सपर्ट तलाशने में जुटे हैं। आज न्यू जर्सी पहुंचकर रिपोर्टर से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान को 2 सप्ताह का वक्त दे रहा हूं। I'm giving them a period of time. We're going to see what that period of time is. But I'm giving them a period of time. And I would say 2 weeks would be the maximum. Always a peacemaker. That doesn't mean sometimes you need some toughness to make peace, but always a peacemaker. रिपोर्टर के एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि हम ईरान से बात कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है, लेकिन ईरान पर हमारा फैसला 2 सप्ताह में आ जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि इस 2 हफ्ते में आखिर ऐसा क्या हो जाएगा? क्या ईरान अमेरिका के दबाव में आकर अपना न्यूक प्रोग्राम बंद कर देगा? क्या इन 2 हफ्तों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ट्रंप के सामने सरेंडर करके अपनी महत्वाकांक्षी योजना को हमेशा के लिए बंद कर देंगे? ईरान के तेवर को देखकर तो फिलहाल ऐसा कतई नहीं लगता। ईरान के विदेश मंत्री ने एनबीसी को दिए एक ताजा इंटरव्यू में कहा है कि डिप्लोमेसी के नाम पर अमेरिका धोखा दे रहा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका एक तरफ डिप्लोमेसी कर रहा है, दूसरी तरफ इजरायल लगातार ईरान पर स्ट्राइक कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका इजरायल के इस क्राइम में पार्टनर है, इसलिए जब तक इजरायल हमले बंद नहीं करता है तब तक ट्रंप प्रशासन से हम बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। ईरान इंटरनेशनल से बातचीत करते हुए अब्बास अरागची ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका ने निगोशिएशन के लिए कहा है, लेकिन हमारा जवाब है नो। यही सवाल जब ट्रंप से फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर ने पूछा कि ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि अगर अमेरिका वाकई इस डिप्लोमेटिक टॉक के लिए सीरियस है तो इजरायल को ईरान पर स्ट्राइक करने से क्यों नहीं रोकता है, क्यों नहीं रिक्वेस्ट करता है? ट्रंप ने इस बारे में इजरायल से कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप के इस जवाब का मतलब यह हुआ कि ट्रंप के सलाहकार और रणनीतिकार ईरान को समझाने की कोशिश भी करते रहेंगे, इजरायल अपने हमले भी जारी रखेगा, और अगर इजरायल ऐसा करता रहा तो ईरान जवाबी कार्रवाई में इजरायल के शहरों में मिसाइल भी दागता रहेगा। फिर ट्रंप किस तरह की डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? क्या मकसद है उनका? ईरान को आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका ने अपनी तैयारियों को अंजाम देने के लिए 2 सप्ताह का वक्त लिया हो। लेकिन ईरान ने चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका ने ऐसी कोई जरूरत की तो उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज इसी वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि ईरान ऐसा कौन कौन सा कदम उठा सकता है जो ट्रंप के डर की वजह बना हुआ है। ईरान के खिलाफ सीधे तौर पर जंग के मैदान में उतरने से पहले अमेरिका जैसे सुपर पावर को किस बात की चिंता सताए जा रही है? न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट जैसे अमेरिकी अखबारों समेत CNN, BBC, NBC, स्काई न्यूज, फॉक्स न्यूज समेत दुनिया भर के बड़े मीडिया संस्थानों के बड़े बड़े दिग्गज वार करस्पॉन्डेंट, वार एक्सपर्ट, रिपोर्टर्स, एडिटर्स इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं, या कहें तो ट्रंप के रुख को डिकोड करने में लगे हैं। ट्रंप ने जब से अपना फैसला बदला है और जब से 2 हफ्ते की मोहलत ली है, तब से इन तमाम विदेशी अखबारों में, वेबसाइट्स में ट्रंप के टेंशन और कैलकुलेशन के बारे में बड़े बड़े लेख छप रहे हैं, कई रिपोर्ट्स छप रही है, और उन रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स और जानकारियों को मैं पढ़ता हूं, समझता हूं और आपसे इस वीडियो के जरिए शेयर करता हूं, क्योंकि मैं ना तो वार करस्पॉन्डेंट हूं, न वार एक्सपर्ट हूं, न ही ईरान और इजराइल एक्सपर्ट हूं, न ही व्हाइट हाउस में मेरा कोई सीधा कनेक्शन है, लेकिन इन अखबारों को खंगाल कर जो जानकारियां मिलती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इस डिस्क्लेमर के साथ कि ट्रंप कब क्या कहेंगे और क्या करेंगे किसी को नहीं पता। आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स में ट्रंप की मुसीबत और चुनौतियों के बारे में एक लंबी रिपोर्ट छपी है कि ट्रंप अपना माइंड
एक मिनट में चेंज कर सकते हैं और दूसरे मिनट फिर माइंड चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ट्रंप क्या करेंगे ये उन्हें भी पता है कि नहीं, इस पर भी शक है। हालांकि वो ऐसा कह चुके हैं कि मैं क्या करूंगा आखिरी सेकंड में वो मैं ही जानता हूं। बहरहाल इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिल सकती है। ईरान और इजराइल वार का आज 9वां दिन है। इन 9 दिनों में ईरान के तेवर लगातार सख्त हुए और इजराइल की हालत पतली होती जा रही है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के तमाम बड़े अखबारों के वार करस्पॉन्डेंट और एक्सपर्ट कह रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ईरान के पास मिसाइलों का न खत्म होने वाला भंडार और इजराइल के पास भंडार से खत्म होते इंटरसेप्टर्स। मैं भी अपने वीडियो में इस पर कई बार विस्तार से बता चुका हूं, इसलिए दोहरा नहीं रहा हूं। अब इजराइल परेशान है कि अमेरिका कब मिलिट्री एक्शन में उतरेगा और ट्रंप ये मापने में लगे हैं कि कहीं ये लड़ाई लंबी खिंच गई तो अमेरिका के लिए ट्रैप न हो जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के व्हाइट हाउस और नेशनल सिक्योरिटी करस्पॉन्डेंट डेविड डी सेंगर ने लिखा है, एन ईरान डील इन 2 weeks हार्ड टू अचीव इवन इफ ट्रम्प्स रियली वांट्स वन। मतलब ईरान पर किसी तरह के डील को 2 हफ्ते में अचीव करना बहुत मुश्किल है, ट्रंप चाहें तो भी। ईरान और उसके न्यूक प्रोजेक्ट पर 2 दशक से नजर रखने वाले डेविड सेंगर का मानना है कि ईरान के साथ किसी भी स्थिति में निगोशिएशन काफी टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए अभी अनक्लियर है कि क्या प्रेसिडेंट ने सिर्फ टाइम बाय करने के लिए 14 दिन का वक्त लिया है ताकि मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो सके। डेविड सेंगर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए संभावना तलाशने के नाम पर 2 सप्ताह का समय ट्रंप ने अपने लिए खुद के लिए लिया है। लेकिन इस 2 सप्ताह में वो क्या हासिल कर लेंगे, इस पर उनका बहुत कुछ आकलन है, इसी वीडियो में आगे बताएंगे। आज ही वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है, ट्रंप्स 2 week pause is a big gamble, Iran unclear crisis will break his way। प्रेसिडेंट ने ईरान पर स्ट्राइक करने के अपने फैसले को टाल दिया है, लेकिन कब तक। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे ट्रंप अब निगोशिएशन और ऐसी लड़ाई के बीच फंसे हैं जिसमें वो ज्वाइन नहीं करना चाहते। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मिलिट्री स्ट्राइक के फैसले को टालने के पीछे ट्रंप का एक कैलकुलेशन यह है कि इजराइल की तरफ से ईरान के न्यूक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले के बाद यह हो सकता है कि ईरान बातचीत के टेबल पर आ जाए, निगोशिएशन के लिए आ जाए। लेकिन खतरा यह है कि ट्रंप पर धोखे का आरोप लगा रहा ईरान अपनी जिद पर अड़ सकता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम पर उसका हक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ऐसी स्थिति आई तो अमेरिका को दबाव में आकर ऐसे दुश्मन के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को मजबूर होना पड़ सकता है जो काफी नुकसान उठाने के बाद भी यूएस और उसके एलाइज पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जवाबी हमले कर सकता है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप समर्थकों को लगता है कि एक बार लड़ाई में कूदने के बाद अमेरिका ओपन एंडेड वार में फंस जाएगा। दरअसल आज की तारीख में अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर वार शुरू हुई तो वार खत्म कहां होगा। अमेरिकी यही कैलकुलेट करने में लगे हैं कि अगर उन्होंने अपने बम वर्षक विमानों से ईरान की फोर्दो पहाड़ियों में बने न्यूक्लियर साइट पर बम बरसाए तो ईरान जवाबी कार्रवाई में क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। अब हो ये रहा है कि अमेरिका तो अपना नफा नुकसान जोड़ने में जुटा है और इधर इजराइल मुसीबत के मुहाने पर खड़ा हो गया है। इजराइल ने 13 जून को जब ईरान के खिलाफ स्ट्राइक शुरू की थी तब उसे अंदाजा नहीं था कि यह लड़ाई उसे इतनी महंगी पड़ सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को तो यह भरोसा था कि ट्रंप का हाथ उनकी पीठ पर है, जब भी जरूरत होगी उसके साथ अमेरिका जंग के मैदान में खड़ा हो जाएगा। ईरान के न्यूक ठिकाने को तबाह करने के लिए अपने GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ विमान भेजकर फोर्दो की पहाड़ियों पर हमला बोल देगा। 3 दिन पहले इजराइल को ट्रंप ने ऐसे संकेत भी दिए थे, तभी ट्रंप के वैसे बयान आए थे, बस हम आ रहे हैं। लेकिन अचानक ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया। ट्रंप का फैसला बदलना इजराइल की मुसीबत बन गया है। इजराइल के फाइटर जेट ईरान में बम बरसाकर जब तक वापस लौटते हैं तब तक ईरान की मिसाइलें इजराइल के शहरों पर तबाही के निशान छोड़ जाती हैं। इजराइल के इंटरसेप्टर सब चूकने लगे हैं क्योंकि मिसाइलों की बौछार को पूरी तरह से रोकना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। दिन भर इजराइल के किसी न किसी इलाके में बचने और भागने की चेतावनी देने वाले सायरन बजते रहते हैं। तेल अवीव में रेलवे स्टेशन, सड़कें और बस स्टैंड सब खाली नजर आने लगे हैं। हर तरफ सन्नाटा और मिसाइलों का खौफ दिखने लगा है। लोगों को लगने लगा है कि पता नहीं किस पर कब आकर मिसाइल गिर जाए। अपनी सैन्य ताकत पर इतराने वाले इजराइल को पहली बार इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में ही जेरूसलम के ब्यूरो चीफ पैट्रिक किंग्सले ने दोनों देशों की स्थिति बयान करते हुए बहुत सारी जानकारियां साझा की है। ट्रंप एंड द ग्रेट वेट फॉर इजरायलीज एंड ईरानीज। पैट्रिक ने लिखा है कि इजराइल में स्थिति यह है
कि ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए सिविलियंस को दिन में कई कई बार बॉम्ब शेल्टर में भागकर छिपना पड़ता है। ईरान की तरफ से सिविलियन इलाके में हो रहे मिसाइल हमले में 2 दर्जन इजरायली मारे जा चुके हैं। हालांकि नुकसान इजराइल के हमले में ईरान को बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वहाँ बम शेल्टर्स नहीं है, वहाँ बचने की जगह उतनी नहीं है, इसलिए वहाँ मरने वालों की तादाद 200 से ज़्यादा है, जिनमें ज़्यादा सिविलियन है। इजराइल की तरफ से शहरों को खाली करने के आदेश के बाद करीब 1 करोड़ की आबादी वाले तेहरान से भारी तादाद में लोग शहर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इसकी वजह से मैसिव ट्रैफिक जाम और कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यूएस इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल हुआ तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। यूएस ईरान की फर्दो न्यूक्लियर साइट पर सीधा अटैक करता है तो ईरान भी यूएस के खिलाफ रिटेलिएट करेगा। ईरान जवाबी कार्रवाई में मिडिल ईस्ट में यूएस बेस, एम्बेसी समेत यूएस से जुड़े हर ठिकाने पर हमला कर सकता है। अमेरिकी हमले का नतीजा यह भी हो सकता है कि ईरान तेल के शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिसरप्ट कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप ईरान के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर हो सकते हैं और तब अमेरिका बहुत बड़ी लड़ाई में फंस सकता है। यह इस रिपोर्ट में कहा गया है और बहुत कुछ है, लेकिन पहले समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम एनर्जी कॉरिडोर है, समुद्री रास्ता जो फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी यानी अरब की खाड़ी से जोड़ता है। यानी एक तरफ ईरान को, दूसरी तरफ ओमान और यूएई को बांटता है। यह एक नैरो वाटरवे यानी समुद्री मार्ग है। इस समुद्री मार्ग में एक जगह आकर इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर रह जाती है और इस समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए 3-3 किलोमीटर की चौड़ाई वाले सिर्फ 2 शिपिंग लेन हैं। लेकिन खास बात यह है कि दुनिया को तेल सप्लाई करने वाले सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक और यूएई जैसे देश इसी रूट से तेल और गैस की सप्लाई करते हैं। दुनिया को होने वाली तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी रूट से जाता है और इसी से समझ लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना अहम है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक इस समुद्री रास्ते से हर रोज तकरीबन 20 से 21 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई दुनिया के देशों में होती है। कतर समेत बाकी देशों से होने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG की सप्लाई भी इसी रूट से होती है। अगर इस रूट को ईरान ने किसी तरह से बाधित कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, डिसरप्ट कर दिया तो वेस्ट एशिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए तेल का बड़ा संकट हो जाएगा। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले कच्चे तेल और अन्य ईंधन के लिए कुल शिपमेंट का 82% एशियाई देशों को जाता है, जिसका 70% हिस्सा चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों को जाता है। तो यह समझ लीजिए कि अगर ईरान ने यहां कुछ खुराफात की तो भारत की भी मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का 40% हिस्सा और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का 54% हिस्सा इसी रूट से इंपोर्ट करता है। ईरान ने यह धमकी दे दी है कि अगर इजरायल का साथ देने के लिए अमेरिका इस युद्ध में उतरा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद भी कर सकते हैं। यह कह चुका ईरान। हालांकि इस ट्रांजिट पैसेज की सुरक्षा के लिए यूएस कोस्ट गार्ड समेत कंबाइंड टास्क फोर्स की मौजूदगी है, लेकिन ईरान मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो अमेरिका की एक बड़ी चिंता इस तेल रूट को भी है। इस पर हम विस्तार से मैं कोशिश करूंगा कल या परसों, अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो एक विस्तार से वीडियो बनाओ। बहुत कुछ इसमें कहने और जानने को है, लेकिन वीडियो सिर्फ उसी पर अगर ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन बहुत दिलचस्प है ये मामला। अब वापस लौटते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की उसी खबर पर जिसकी शुरुआत मैंने की थी। इस खबर में कहा गया है कि इजरायल को बीते सप्ताह ही पक्के तौर पर भरोसा था कि अमेरिका इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इशारा भी किया था। ट्रंप ने अब खुद 2 सप्ताह तक इस फैसले को टाल दिया है। इससे इजरायली लीडर्स कई तरह की आशंकाओं में डूबे हैं। इसका एक नतीजा यह भी हो सकता है कि इजरायल अपनी लिमिटेड कैपेसिटी के साथ ईरान के फोर्दो को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। इजरायल को अभी भी उम्मीद है कि ट्रंप ओरिजिनल प्लान की तरफ वापस लौटेंगे और ईरान पर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन इसको लेकर इजरायली लीडरशिप अब संशय में है। मतलब 2 तरह की स्थितियां हैं। एक, ट्रंप की कहीं अमेरिका ट्रैप में न फंस जाए, ये लड़ाई बहुत लंबी न खिंच जाए, और दूसरा इजरायल जो अमेरिका के भरोसे था, ट्रंप के भरोसे था, अमेरिकी बमबरसक विमान और अमेरिकी मिलिट्री के भरोसे था। क्योंकि ये सबको पता है, दुनिया को पता है, बहुत कुछ देख और सुन रहे होंगे आप कि जहां ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है फोर्दो में, जो पहाड़ी से लगभग 300 फीट नीचे,
लगभग 90 मीटर नीचे, वहां तक पेनिट्रेट करके उसको नुकसान पहुंचाने की, तबाह करने की क्षमता अमेरिकी बम बरसक विमानों के अलावा, जिसका जिक्र किया, किसी के पास नहीं, किसी देश के पास नहीं। तो इसलिए इजराइल इंतजार करता रहा। लेकिन एक दूसरी चीज इस बीच हो गई कि इजराइल को यह भी अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना रिटेलिएट करेगा कि इजराइल के शहरों में, जिसे माना जाता था कि आयरन डोम से सुरक्षित है, जिसे माना जाता था कि दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को सुरक्षित रखता है, उस डिफेंस सिस्टम को भेद कर, छेद कर लगातार ईरानी मिसाइलें इजराइल के शहरों में गिर रही। लगभग 1 दर्जन शहरों में, इजराइल के शहरों में ईरानी मिसाइलें गिरी। यह अलग बात है, नुकसान ईरान में ज्यादा हो रहा है। अगर एयर स्पेस की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, तो इजराइल कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और यही वजह है कि लगातार इजराइल ईरान के अलग अलग इलाकों में बॉम्बिंग कर रहा है, ये कहकर कि फला न्यूक्लियर साइट थी या कोई और उनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उसको नुकसान भी पहुंचा रहा। लेकिन जवाबी कार्रवाई जो हो रही है, जिसकी अपेक्षा इजराइल को नहीं थी, कल भी हुई है। और आज 9वां दिन है। जब भी धमाके के वीडियो आते हैं तो साथ में ये भी खबर आती है कि कैसे नेतन्याहू परेशान होते हैं, उन इलाकों का मुआयना करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्थितियों की, इन स्थितियों की कल्पना नहीं की थी। और ये लड़ाई, जैसा कि बार बार अब कहा जा रहा है, बीते 3 दिनों से अमेरिका के पीछे हटने से इजराइल का बुरी तरह फंसना होगा। रही बात अमेरिका की, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में ही कहा गया है कि ट्रंप 2 सप्ताह का समय लेकर अपने उन समर्थकों को भी भरोसे में लेना चाहते हैं जो ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के पक्षधर नहीं है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी लगाकर घूम रहे ट्रंप को इस बात की भी चिंता सता रही है कि जिन लोगों ने उनकी उस मुहिम को साथ दिया था, अमेरिका को ग्रेट बनाने की मुहिम में चुनाव के पहले, कहीं उनकी भी मुखालफत का उन्हें सामना न करना पड़ जाए। ट्रंप के पूर्व सलाहकार और अमेरिकन मीडिया एग्जीक्यूटिव स्टीव बेनन ने एक तरह से खुलकर मिलिट्री एक्शन की मुखालफत कर दी है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इजराइल ने शुरू किया है, वही उसे खत्म करे। और ऐसा नहीं है, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जो किसी भी सूरत में जंग के मैदान में अमेरिका के उतरने के पक्ष में नहीं है। उन्हें लगता है इजराइल की लड़ाई में अमेरिका कूदे और इराक पर बॉम्बिंग करने के लिए अमेरिकन फाइटर्स जेट जाए या अमेरिकन मिलिट्री अगर इस काम में जुटेगी, उसका दूरगामी प्रभाव हो सकता है। रूस, चाइना और दूसरे देश कहीं इस जंग में चारों तरफ से ईरान के समर्थन में आ गए तो कहीं ये फुल स्केल वार अमेरिका के लिए फंसने जैसी स्थिति ना पैदा कर दे। ये चिंता अमेरिका में ट्रंप समर्थकों में भी है। और ये अमेरिका के अखबारों में ऐसे लोगों की राय बीते 4 दिनों से लगातार छप रही है, बड़े बड़े आर्टिकल की शक्ल में, रिपोर्ट की शक्ल में। तो ट्रंप की चिंता कई है, इतना आसान नहीं है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रिपब्लिकन पार्टी के उन लोगों को साधने में लगे हैं जो ट्रंप के रवैये से नाराज हैं या जो अमेरिकी मिलिट्री एक्शन के पक्ष में नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, उनसे एक तरह से संपर्क करके उन्हें लाइन लेंथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ईरान के न्यूक ठिकाने पर अमेरिकी हमले का कहीं ऐसा असर उनके देश में ना पड़े, इसलिए नाराजगी है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 हफ्ते बाद फैसला लेने की बात कहने से, जो ट्रंप ने कहा है, उससे यूएस मिलिट्री को एक फायदा हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में फोर्स मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए वक्त मिल जाए। तब तक इजराइल ईरान पर अपने हमले जारी रखेगा, जिससे ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स की क्षमता कम हो जाएगी। इसके बाद अगर यूएस ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला भी तो उसे कमजोर ईरानी मिलिट्री का मुकाबला करना पड़ेगा। यहां एक और पहलू है जिसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में भी किया था। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कवर करने वाले डेविड ई सेंगर ने न्यूयॉर्क टाइम्स में विस्तार से लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप कुछ सोचकर पॉज ले रहे हैं, क्योंकि गलत हो सकने वाली चीजों की लिस्ट लंबी है, जो जोखिम भी है। यह भी मुमकिन है कि अमेरिका का B-2 विमान मार गिराया जाए, भले ही इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी नष्ट कर दिया हो। तो यह आशंका भी है। यह भी हो सकता है कि कैलकुलेशन गलत हो जाए और अमेरिका का सबसे बड़ा पारंपरिक बम भी उतनी गहराई तक न पहुंच पाए। यानी चिंता इस बात की भी है कि कहीं फोर्दो की पहाड़ियों के 300 फीट नीचे जाकर अमेरिकी बम ईरान के न्यूक ठिकाने को तबाह नहीं कर पाए तो क्या होगा। डेविड सेंगर ने लिखा है कि अगर मान लें कि ऑपरेशन सफल भी हो जाता है तो भी कई एक्सपर्ट का मानना है कि इसका नतीजा खतरनाक हो सकता है, जैसा कि अफगानिस्तान और इराक में हुआ। मिसाइल ताकत के मामले में बेहद मजबूत ईरान मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी ठिकानों से लेकर फारस की खाड़ी
और भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी मिलिट्री बेस पर सिस्टमेटिक मिसाइल हमले कर सकता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका तो अभी हिसाब किताब करने में जुटा है, लेकिन इजराइल बुरी तरह से फंस चुका है। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। अगर अमेरिका मिलिट्री पावर के साथ जल्दी मैदान में नहीं उतरा तो उसकी मुसीबत बहुत बढ़ सकती है। इजराइल में इस बात को लेकर भी मंथन चल रहा है कि क्या इजराइल फोर्दो की पहाड़ियों पर अपनी लिमिटेड ताकत के साथ पेनिट्रेट करने की कोशिश करे, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, और उसके बाद अगर इजराइल नाकाम होता है तो फिर अमेरिका पर प्रेशर बनेगा। तो ये तमाम तरह की थियरी अमेरिकी अखबारों में, ब्रिटिश अखबारों में लगातार छप रही है। खैर, इन सब के बीच ट्रंप को दिए गए उस उपनाम की भी बात हो रही है जिसे फाइनेंशियल टाइम्स के कॉलमिस्ट रॉबर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग ने उनके लिए गढ़ा था। बार बार अपने फैसलों से पलटने की प्रवृत्ति के लिए जाने जाने वाले ट्रंप के लिए एक नाम गढ़ा गया था, TACO, टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। पहले ट्रंप कोई कठोर फैसला लेते हैं, पूरी दुनिया में उसको लेकर हाय तौबा मचता है, लगता है इस बार तो कुछ बड़ा होने वाला, जैसे इस बार भी उन्होंने कहा था। उथल पुथल मचती है, फिर धीरे से ट्रंप बैकफुट पर चले जाते हैं या वक्त ले लेते हैं, जैसे इस बार उन्होंने किया, और अपने ही फैसले से कई बार पूरी तरह से पलट भी जाते हैं। फिर चाहे वो मौका टैरिफ के समय का हो, जब पूरी दुनिया में हल्ला हुआ कि भारत पर इतना टैरिफ लगा दिया, जापान पर लगा दिया, चीन, वियतनाम, हर जगह हंगामा हुआ, बवाल मचा, तो ट्रंप सामने आया और उन्होंने कहा कि 90 दिन बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। दुनिया ने राहत की सांस ली, कई देशों ने, चलो ये बला टली। ईरान के मामले में ट्रंप ने माहौल बनाकर 2 सप्ताह का वक्त ले लिया अपने लिए। 2 सप्ताह बाद वो क्या करेंगे वही जाने, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि दुनिया भर के अखबारों में जो जानकार हैं, वार एक्सपर्ट हैं, जिनके पास सूचनाएं हैं, जो व्हाइट हाउस कवर करते हैं, जो ट्रंप की पार्टी कवर करते हैं, जो इजराइल ईरान में रहकर वहाँ की ज़मीनी स्थिति को जानते हैं, जेरूसलम टाइम्स से लेकर तेहरान टाइम्स से लेकर बहुत सारे अखबार, वो सारे अखबार इन दिनों खंगालता हूँ, कम से कम 8 से 10 घंटे जो सूचनाएं इकट्ठा करता हूँ अपने वीडियो में इस तरह से आपके लिए पेश करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा विषय नहीं है कि हम लोग उसके एक्सपर्ट हैं, किसी की इस बारे में कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, तो माध्यम यही सब है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।